नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में आग बुझाने में जुटे 10,000 से ज्यादा कर्मचारी, 70% इलाके के हालात में सुधार। कांग्रेस ने सरकारी तरीकों पर उठाए सवाल। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर रक्षा मंत्री 4 मई को संसद में देंगे जानकारी। कहा, बच नहीं पाएंगे रिश्वत लेने वाले। पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी से पूछताछ आज। गुजरात में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू। राज्य सरकार ने जारी किया अध्यादेश। प्रमोशन में नहीं लागू होंगे प्रावधान। मनरेगा मजदूरी में इजाफे को श्रमिकों ने बताया नाकाफी। राज्यों में भारी विरोध। झारखंड में मजदूरों का प्रदर्शन। बढ़ी मजदूरी की रकम केंद्र सरकार को वापस भेजने की मुहिम शुरू। भारत न्यूजीलैंड के बीच सीधी उड़ान के लिए करार। मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत तेज करने पर सहमति। राष्ट्रपति ने कहा, बगैर असहमति के संसदीय प्रणाली कारगर नहीं। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक 2-3 दिन पहले 427 जगहों पर आग लगी हुई थी, जो अब 150 से 160 के बीच रह गई है। MI-17 हेलीकॉप्टर भी कल से आग बुझाने के अभियान में जुट गए हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें पहले से ही इस कोशिश में लगी हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए तुरंत 5 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही है। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग धीरे धीरे काबू में आने लगी है। इसी कोशिश के तहत रविवार को हवाई अभियान भी शुरू हो गया। साथ ही एनडीआरएफ के 130 से ज्यादा जवानों की मेहनत भी रंग दिखाने लगी है। एनडीआरएफ के महानिदेशक ओपी सिंह ने ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि 70% इलाके में आग पर काबू पाया जा चुका है। There has been a considerable decrease in fire incidents from 427 barely 3-4 days back. Now it has come down to 150-160, and hopefully we should reduce it to further 50 or 60 in a day or two. स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ के 3 दलों में 116 बचावकर्मी तैनात हैं। विशेषज्ञों का 4 सदस्यीय दल पहले ही राज्य में पहुंच चुका है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बताया कि आग बुझाने के लिए विभिन्न विभागों के 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है और इसका असर दिखने लगा है। मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अलग अलग बात की है और सभी ने रिपोर्ट किया है कि जो वन अग्नि की घटनाएं थीं, जो एक तरह से बढ़ती चली जा रही थी, अब वो घटनी शुरू हो गई हैं। जो मोबिलाइजेशन हमने किया, जगह जगह पे जाके काम किया, उसका असर अब दिखने लगा है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हालात की समीक्षा की और उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने केंद्र से हर मुमकिन मदद की पेशकश भी की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार घटना को गंभीरता से ले रही है और इस पर काबू पाने की सारी कोशिशें कर रही है। इसको तुरंत काबू में करने के जो प्रयास चल रहे हैं उसको सफलता मिल रही है। हमने सलाह दिया है कि और लोग बढ़ाओ। इसके लिए जो खर्चा आएगा उसकी एक व्यवस्था ऐसी की है कि हमने जो उनको 5 करोड़ रुपए तुरंत खर्च करने को कहा है, जिसको हम तुरंत कल मंजूरी देंगे। वहीं कांग्रेस ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से निपटने को लेकर केंद्र के तौर तरीकों की आलोचना की है। मोदी गवर्नमेंट इज फ्यूलिंग द फायर ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस in the peaceful state of Uttarakhand, and on the other side, Modi government has miserably failed to tackle one of the biggest environmental tragedy of recent times. राज्य के जंगलों में लगी भीषण आग से कई जिलों में करीब 2269 हेक्टेयर जंगल तबाह हो गए हैं और अब तक कम से कम 7 जाने गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पाने की कोशिशों के बीच हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंगलों में भी आग लगने की खबर है।
राजधानी शिमला के ग्रामीण इलाके में लगी आग से 50 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल और जमीन तबाह हो गई हैं। एक हफ्ते के भीतर शिमला के नजदीक के जंगलों में करीब 12 जगह आग लग गई। इससे जंगल में लगे बेशकीमती पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचा है। अप्रैल महीने में पूरे राज्य में आग लगने की 200 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बथुनी और गंभीर इलाके से भी जंगलों में आग लगने की खबर है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े सभी तथ्यों को संसद में पेश करेंगे। पर्रिकर ने कल कहा कि वो 4 मई को संसद के सामने विस्तृत ब्यौरे के साथ सभी तथ्यों को पेश करेंगे। उन्होंने कहा किस तरह और कैसे कंपनी के मुताबिक नियमों और प्रावधानों में ढील दी गई, इसकी पूरी जानकारी संसद में दी जाएगी। पर्रिकर ने साफ किया कि इस सौदे में जिन लोगों को रिश्वत मिली है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सबूतों के अभाव के बावजूद सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। संसद में जानकारी का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने इस मसले पर मीडिया को विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस बीच आज सीबीआई इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ करेगी। गुजरात सरकार ने रविवार को अधिसूचना जारी करके गैर आरक्षित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दे दिया है। राज्य के स्थापना दिवस पर कल सरकार ने गुजरात अनारक्षित आर्थिक पिछड़े वर्ग अध्यादेश 2016 को जारी कर दिया। राज्य सरकार ने शुक्रवार को ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की थी। इस अध्यादेश से सामान्य वर्ग के उन सभी लोगों को शिक्षा संस्थानों और राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण राज्य सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के पहले से दिए जा रहे आरक्षण से अलग होगा। राज्य सरकार ने आदेश में कहा कि यह आरक्षण प्रमोशन में लागू नहीं होगा, साथ ही उस कैडर या ग्रेड में मान्य नहीं होगा जिसमें एक ही पद हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में राज्य बीजेपी के कोर समूह की बैठक के बाद शुक्रवार को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 से मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी में इजाफा किया है, लेकिन ये बढ़ोतरी बेहद कम है और मजदूर इसके खिलाफ विरोध जता रहे हैं। झारखंड में तो लोगों ने बाकायदा अपनी बढ़ी हुई मजदूरी सरकार को लौटाने का फैसला किया है। मजदूर दिवस पर लातेहार में लोगों ने बढ़े हुए 5 रुपए डाक विभाग के जरिए सरकार को वापस करने की शुरुआत की। जिस वक्त देश भर के कामगार मजदूर दिवस का जश्न मनाने में व्यस्त थे, उसी समय झारखंड के लातेहार में मनरेगा मजदूर अपनी दिहाड़ी में महज 5 रुपए की बढ़ोतरी का विरोध जता रहे थे। इन लोगों ने तय किया है कि जब तक मनरेगा के तहत मजदूरी न्यूनतम मजदूरी दर के बराबर नहीं आ जाएगी, तब तक वो अपनी दिहाड़ी के बढ़े हुए 5 रुपए डाक विभाग के माध्यम से सरकार को लौटाते रहेंगे। नरेगा का जो काम चल रहा था या नरेगा कानून है, उस कानून के तहत हम लोग को काम मजदूरों को मिल नहीं पा रहा है और जो है कि नरेगा में कुछ मजदूर काम भी मिल रहा है, तो मतलब हम लोग को मजदूरी कम आया है। इसके चलते हम लोग 5 रुपया नरेंद्र मोदी को हम लोग वापस कर रहे हैं। झारखंड में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी पहले 162 रुपए थी, जो अब 167 रुपए हो गई है, जबकि यहाँ सरकार ने दूसरे कामों में न्यूनतम मजदूरी 212 रुपए तय कर रखी है। हालांकि मजदूरी में मामूली बढ़ोतरी करने वाला झारखंड अकेला राज्य नहीं है। देश के 17 और राज्य ऐसे हैं जहां मनरेगा दिहाड़ी में 5 रुपए से भी कम की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल में ये महज 2 रुपए है, असम में 3 रुपए, जबकि ओडिशा में इस साल मजदूरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इस साल में नरेगा मजदूरी सिर्फ 5 रुपया बढ़ाया गया। पहले पिछले साल 162 रुपया था, अभी 167 पहुंच गया है, जबकि कहा जाता है कि दुनिया में भारत का आर्थिक व्यवस्था सबसे तेज बढ़ रहा है, जो लगभग सही भी है। उसके बावजूद भी नरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, ये एक बड़ा अन्याय है। मजदूरों का गुस्सा 7वें वेतन आयोग को लेकर भी है। इनका कहना है कि सरकार जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाते वक्त ज्यादा नहीं सोचती। आंदोलनकारी मजदूरों का आरोप है कि सरकार गरीब मजदूरों के साथ ही सौतेला रवैया अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
जयपुर के सरकारी सेंटर में 8 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत के मामले को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 डॉक्टरों की एक टीम को जयपुर भेजा है। टीम में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ के अलावा एपिडेमियोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट शामिल हैं। ये टीम जयपुर के जामडोली सेंटर जाकर खान पान की व्यवस्थाओं की जांच करेगी। इसके अलावा बच्चों की मौतों के कारणों का पता लगाएगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र ने अपने स्तर पर यह टीम भेजने का फैसला लिया है। पिछले कुछ दिनों में जामडोली सरकारी सेंटर में रहने वाले 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सेंटर में बच्चों की बीमार होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को भी 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती किए गए। इस मामले में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिम्मेदार सरकारी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 6 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर रविवार को दिल्ली में डीजल टैक्सी सड़कों पर नहीं उतर पाई। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं टैक्सी चालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में करीब 60,000 टैक्सियां पंजीकृत हैं और उनमें से 27,000 डीजल से चलने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को सड़कों पर डीजल टैक्सी गाड़ियां नहीं चल पाईं। यातायात पुलिस ने जगह जगह डीजल टैक्सियों को रोका और चालान भी काटे। कोर्ट के इस आदेश के बाद डीजल टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी की संकट खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने हाल ही में डीजल टैक्सी खरीदी है, उनके सामने बिना आमदनी की गाड़ी की किश्तें चुकाने की परेशानी है। चालकों का कहना है कि डीजल गाड़ियां सीएनजी में तब्दील नहीं हो सकती। ऐसे में खरीदी जा चुकी गाड़ियों को छूट मिलनी चाहिए। नई गाड़ी खरीदने वाले को रोक लगाई जाए, लेकिन पुरानी गाड़ियों जिस आदमी ने जो किस्तों पे गाड़ी खरीदी हुई है वो तो चलनी चाहिए ना। उसने अपना घर गिरवी रख के या कोई भी वो करके अपना गाड़ी खरीदा है तो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा। अगर आपको बंद करनी थी, हमें साल 6 महीने या 2 साल का 3 साल का कम से कम टाइम दिया। आप डीजल गाड़ियां बंद कीजिए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना हमारे साल परमिट हमको दिया गया, कम से कम हमारी परमिट चलना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डीजल गाड़ियों में सीएनजी किट नहीं लग सकती। दिल्ली में करीब 60,000 टैक्सियां पंजीकृत हैं और उनमें से करीब 21,000 डीजल से चलती हैं। स्थानीय रूटों पर डीजल कैब को चलाने पर पहले ही पाबंदी है और जिन टैक्सियों के पास ऑल इंडिया परमिट है वो दिल्ली के रूट पर नहीं चल सकते। यही वजह है कि रविवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद कई लोगों को अपने सफर के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ी। बहुत देर से टैक्सी के लिए खड़ा हुआ था और टैक्सियाँ नहीं मिली, तो फिर मेट्रो से आया हूँ मैं। उतने दिन तक चलनी चाहिए टैक्सियाँ, जब तक डीजल की टैक्सियाँ आप हटा रहे हो तो फिर पेट्रोल की टैक्सियाँ उतनी आनी चाहिए, तब डीजल की हटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को ये फैसला दिया था। इससे पहले कोर्ट ने सभी डीजल टैक्सियों को सीएनजी में तब्दील करने के लिए 30 अप्रैल तक की समय सीमा तय की थी। मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस रविवार रात हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर और कंकाठेर स्टेशन के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। इंजन से अलग हुए 4 एसी कोच समेत 8 डिब्बे काफी दूर तक घिसटने के बाद पलट गए। इनमें 4 एसी, 3 नॉन एसी और एसएलआर के कोच भी शामिल हैं। दुर्घटना में 40 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। ट्रैक घुमावदार होने के कारण ट्रेन की स्पीड कम थी, वरना हादसा और भी भयानक हो सकता था। इसके चलते दिल्ली मुरादाबाद लखनऊ रूट बाधित हो गया। कई ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ा और कुछ का रूट डाइवर्ट करके मेरठ के रास्ते मुरादाबाद भेजा गया। हादसे के बाद 9 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। ब्रेक के उस पार तमाम अहम खबरें जारी हैं। हम वापस लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण,
देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के बलिया से गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसके जरिए देश भर में गरीब परिवारों को 5 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिला सदस्यों के नाम पर मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने वाराणसी में ई-रिक्शा का वितरण और सौर ऊर्जा आधारित ई-नौकाओं का शुभारंभ भी किया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया, जहां उन्होंने ई-रिक्शा का वितरण किया और 80 घाट पर सोलर पावर से चलने वाली नाव की शुरुआत की। कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने ई-रिक्शा और ई-बोट दोनों की सवारी भी की। अगर एक बार हम फैसला कर लें कि हम काशी को गंदा नहीं होने देंगे, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, ऐसी साफ सुथरी काशी देख के जाए, हिंदुस्तान का शान और शौकत बढ़ जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये काम हमें करना है। वाराणसी के कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। सरकार ने इस योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, जिसे अक्टूबर 2019 तक पूरा किया जाना है। सिर्फ 13 करोड़ परिवारों को करीब 60 साल में, मेरे भाइयों बहनों, हमने एक साल में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया। चुनाव का अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि उनके बलिया कार्यक्रम का अगले साल होने वाले चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। मजदूर दिवस के मौके पर उन्होंने खुद को देश का नंबर 1 मजदूर बताया और श्रम कानून में बदलाव का जिक्र किया। दिन भर के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने 80 घाट पर आयोजित शामे बनारस कार्यक्रम में भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 देशों के 5 दिवसीय दौरे को पूरा करने के बाद स्वदेश वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। पापुआ न्यू गिनी के बाद राष्ट्रपति न्यूजीलैंड के दौरे पर थे। इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी उड़ान सेवा के लिए कल ऑकलैंड में एक करार हुआ। समझौते पर भारत की तरफ से कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान और न्यूजीलैंड की तरफ से परिवहन मंत्री साइमन ब्रिजेस ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि करार से दोनों देशों के बीच व्यापारिक यात्राएं और लोगों से संपर्क सुगम होगा। इसके अलावा दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने के लिए तेजी से बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। I'm glad that we are today signing an air service agreement between our 2 countries. This will serve to provide the easier connectivity that has inhibited both business travel and people-to-people contact in the past. To take our trade and economic relationship to the next level, a priority for my government is concluding a free trade agreement with India. I believe an FTA would be a win-win for both countries. India has huge ambitions to improve their industry, and we want to partner with them on achieving just this. इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ऑकलैंड में भारत न्यूजीलैंड व्यापार समूह के कारोबारियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना है कि बिना असंतोष के
संसदीय प्रणाली कारगर साबित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सदन में तीखी बहस और चर्चाएं अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले में योगदान करती हैं। राष्ट्रपति ने भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद के सदस्यों को भारत में निवेश का न्योता दिया। कारोबारियों से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाए गए म्यूजियम पहुंचे। यहां उन्होंने शहीदों के स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और अब मौसम से जुड़ी खबर। राजस्थान और झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में रविवार को आई तेज बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दी। हालांकि बारिश के साथ पड़े ओलों से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। इधर मौसम विभाग ने इस महीने में राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। रविवार को पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में पानी की तेज फुहारें पड़ी। इससे लोगों को भारी राहत मिली और कई जगह तापमान 10 डिग्री तक नीचे आ गया। देश के कई राज्यों समेत पश्चिम बंगाल भी बीते कई महीनों से भारी गर्मी से जूझ रहा था, लेकिन रविवार की शाम हुई अचानक झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दे दी। हालांकि देश के कई हिस्से अभी गर्मी से झुलस रहे हैं। गर्मी से तालाब, पोखर और नदियों का पानी सूख गया है। महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश समेत कई जगह पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। पानी की स्थिति बहुत खराब है। एक नहीं, प्रत्येक घर में कुआं सूखा हुआ है अभी। ठीक है, कुआं भी सूखा हुआ है, चापाकल भी उतना अच्छा नहीं है, उसमें भी पानी ऐसा नहीं कि आप पी सके, कुछ काम कर सके। और टाइम कल जो है वो तो कहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है, वो भी काम का नहीं है, पानी नहीं आता है। गर्मी का असर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर भी पड़ा है। गर्मी से बेहाल प्रवासी पक्षी बेहतर ठिकानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। I was not able to see more than about 5 or 10 species. Of course, the great point is that there were flamingos here and pelicans, but otherwise the coots and there were very few species, and the water is on the point of drying up. हालांकि मौसम विभाग ने मई के पहले हफ्ते से दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। Presently, the temperatures are 2 to 4 degrees above normal over northwest India, adjoining Himalaya regions, and western disturbance is approaching towards our Indian domains. Then, what we are expecting, it will give the weather from tomorrow onwards. इधर कई इलाकों में लोगों को बारिश का इंतजार लंबा लगने लगा है। बारिश के लिए लोग प्रार्थनाएं तक कर रहे हैं। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज 20वीं सदी के महान फिल्मकार सत्यजीत रे का जन्मदिन है। पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न, दादा साहब फाल्के और ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। आइए याद करते हैं कालजयी फिल्मों के रचनाकार सत्यजीत रे को उनकी जयंती पर। याद रखिए, शतरंज का एक अहम उसूल है जो कभी तोड़ा नहीं जाता। कौन सा उसूल? जिस मोहरे को हाथ लगा लिया उसी का चलना लाजमी है। आम से दिखने वाले सत्यजीत रे जैसा नजरिया बिरले ही मिलता है। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसके काम को पूरी दुनिया ने सराहा। 2 मई 1921 को कोलकाता में जन्मे सत्यजीत रे न सिर्फ एक बेहतरीन लेखक बल्कि एक अलहदा फिल्मकार थे। अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली के लिए ही उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसमें कान फिल्म फेस्टिवल का श्रेष्ठ मानवीय दस्तावेज का सम्मान भी शामिल है। पाथेर पंचाली के लिए पत्नी के जेवर गिरवी रखे, तमाम संघर्ष सहे, लेकिन इस फिल्म की सफलता ने उनके सभी कष्ट दूर कर दिए। इसके बाद अपुर संसार, अपराजितो जैसी फिल्मों में उन्होंने जिस सादगी से ग्रामीण जीवन को दिखाया वो बेमिसाल है। वहीं शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्मों से अलग ही संदेश दिया। गिरिया कह रही थी खुदा न खास्ता आपके सर में। आपको क्या? और आप उस नामुराद मीर साहब के साथ? बेगम, हमारे दोस्त को क्यों बुरा कह रही हैं आप? सत्यजीत रे के काम के आगे सम्मान भी छोटे पड़ गए।
भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अलावा उन्हें 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। Who given me this award and who made me so proud. Thank you very, very much. चार्ली चैपलिन के बाद सत्यजीत रे फिल्मी दुनिया के दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा था। 70 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1992 को दुनिया से रुखसत हुए सत्यजीत रे के साथ फिल्मी दुनिया के एक युग का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस। उत्तराखंड में आग बुझाने में जुटे 10,000 से ज्यादा कर्मचारी, 70% इलाकों के हालात में सुधार। कांग्रेस ने सरकारी तरीकों पर उठाए सवाल। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर रक्षा मंत्री 4 मई को संसद में देंगे जानकारी। कहा बच नहीं पाएंगे रिश्वत लेने वाले। पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी से पूछताछ आज। गुजरात में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू। राज्य सरकार ने जारी किया अध्यादेश। प्रमोशन में नहीं लागू होंगे प्रावधान। मनरेगा मजदूरी में इजाफे को श्रमिकों ने बताया नाकाफी। राज्यों में भारी विरोध। झारखंड में मजदूरों का प्रदर्शन। बड़ी मजदूरी की रकम केंद्र सरकार को वापस भेजने की मुहिम शुरू। भारत न्यूजीलैंड के बीच सीधी उड़ान के लिए करार। मुफ्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत तेज करने पर सहमति। राष्ट्रपति ने कहा बगैर असहमति के संसदीय प्रणाली कारगर नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखें मेरे साथ चुनाव से जुड़ी खबरें लोकतंत्र 2016 में।